तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 जो कि आज आपका 18 मार्च है और 18 मार्च का आपका सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल दोस्तों 100% रियल प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा सेम टू सेम आपको दो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, सेम टू सेम इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वही आपका सेम टू सेम छप गया है इस शिफ्ट में। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और जितने भी क्वेश्चन है आपको माइंड में रख लेना है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट तो आपको ध्यान में ही रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पश्चिमी यूरोप की जलवायु को गर्म और सुखद बनाए रखने में कौन सी समुद्री धारा सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है। तो दोस्तों ये आपका गल्फ स्ट्रीम या उत्तरी अटलांटिक वहाय है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम या उत्तरी अटलांटिक वहाव। ठीक है, चलिए दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, है ना। पश्चिमी यूरोप के मौसम को मुख्य रूप से गल्फ स्ट्रीम या उत्तरी अटलांटिक बहाव प्रभावित करती है जो उत्तरी महासागरीय धारा है। यह धारा क्षेत्र की सर्दियों को सामान्य से अधिक हल्का और गर्म रखती है ना। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 51A से संबंधित है ना। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था, है ना। तो 51 दोस्तों सभी को पता होगा, 36 से लेकर 51 तक दोस्तों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो लास्ट का आपका आर्टिकल है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, आर्टिकल 51 है ना। और ये मौलिक कर्तव्य दोस्तों आर्टिकल 51A है। ठीक है, तो इसे भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। समान नागरिक संहिता ये दोस्तों आपको सभी को पता होगा, सबको पता है, 44 है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पर्यटन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। पर्यटन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनसे संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, तृतीय गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें मुख्य वस्तुओं को निष्कर्ष या उत्पादन के बजाय सेवाओं को जो प्रावधान करता है। इसके अलावा तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इससे हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं इसे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। वह उद्योग शामिल है जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मनोरंजन, परिवहन, पर्यटन जैसे अमूर्त सेवाएं है ना, अमूर्त सेवाएं प्रदान करते हैं। पर्यटन जो है इसी श्रेणी में पूरी तरह पेट बैठता है क्योंकि सत्कार, यात्रा, विस्तार, अवकाश गतिविधियों से सेवाएं प्रदान करने के लिए घूमता है ना। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों इसमें कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन जैसे प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्ष और संगठन शामिल होता है। और द्वितीय क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो द्वितीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की, तो द्वितीय क्षेत्र में जो है यह वस्तु के निर्माण और उत्पादन पर केंद्रित होता है। इसमें कारखाने निर्माण, ऊर्जा उत्पादन से उद्योग शामिल हैं। और वहीं तृतीय क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्यटन, शिक्षा, बैंकिंग सेवा, स्वास्थ्य, उद्योग सहित व्यक्ति और व्यवस्थाओं को सेवा प्रदान करने इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गुजरात का प्रज्ञा ऐतिहासिक स्थल लाघनाज पाषाण युग के किस काल से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका किस काल से संबंधित है, तो ये आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य पाषाण काल से संबंधित है ना, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन यानी कि WGES है ना 2025 का मुख्य विषय क्या था। थीम दोस्तों बहुत ही आपसे एग्जाम में देखने को मिले थीम। ठीक है,
तो थीम भी दोस्तों एक बार आप लोग देख लीजिएगा और ज़्यादातर करंट अफेयर्स की थीम देखिएगा, ठीक है, क्योंकि थीम से भी क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रभाव के लिए नवाचार हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, प्रभाव के लिए नवाचार हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अधिकांश विंडोज अनुप्रयोग में रेडो अंतिम क्रिया को फिर से करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों कंट्रोल वाई का किया जाता है, कंट्रोल प्लस वाई का किया जाता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर भी एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहा है, ठीक है। सॉरी, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसे, महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग उस क्रिया को फिर से करने या रीडो के लिए किया जाता है, जिससे पहले कंट्रोल प्लस जेड यानी कि अंडो का उपयोग करके पूर्वतः अनडन किया गया था, ठीक है। यह अंडू कमांड को उल्टा या उलट देता है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 वाई के तहत राज्य वित्त आयोग के नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के संबंध में अपनी रिपोर्ट सिफारिश में किसे सौंपता है ना। तो दोस्तों ये आपके राज्यपाल को सौंपता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में क्या रखना है, अनुच्छेद 243 वाई भाग 9 ए में निहित है और यह नगर पालिका, शहरी स्थानीय निकायों, राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश से संबंधित है, ठीक है। वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के तहत गठित राज्यपाल को रिपोर्ट जारी करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल यह सुनिश्चित करते हैं कि रिपोर्ट और एक स्पष्टीकरण राज्य ज्ञापन विधानमंडल के सक्षम रखा जाए, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कौन सी घटना बनी थी, है ना। तो ये आपका चौरी चौरा की घटना बनी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौरी चौरा घटना, है ना। इसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी और ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। यह एक उत्तेजित गिर्द स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों मारे गए थे। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने 22 पुलिसकर्मियों, ये नंबर आपको ध्यान रखना, ठीक है। गांधी जी अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि लोग अहिंसा विद्रोह के लिए लोग तैयार नहीं थे और आंदोलन हिंसक हो गया, है ना। आंदोलन हिंसक हो गया था। तब गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आधिकारिक रूप से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है ना। और यहीं पे दोस्तों आपको काकोरी ट्रेन डकैत, है ना, ये आपको डेट याद रखना है, कब हुआ था, 1925 में हुआ था, ठीक है। कब, काकोरी ट्रेन डकैत कब हुआ था, 1925 में हुआ था। और ऑप्शंस की बात करें तो ये काकोरी ट्रेन आप लोग देख लिए हैं, और रॉलेट एक्ट की बात करें दोस्तों ये आपका 1919 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों ये भी आपका 1919 में हुआ था, है ना, जो कि जनरल डायर मुख्य क्या था, आप लोग कमेंट कर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध मध्यकालीन विद्वान और यात्री अल बरूनी ने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पर आधारित कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे संबंधित जितने भी ये ऑप्शन में आपके दिख रहे हैं ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो ये दोस्तों कौन सी किताब लिखी थी, तो दोस्तों किताब उल हिंद, है ना, ये किताब उल हिंद लिखी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसे तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इस किताब को तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यह अरबी भाषा में रचित यह ग्रंथ 11वीं शताब्दी की भारतीय समाज का विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात करें शाहनामा की दोस्तों, शाहनामा यह फारसी कवि फिरदौस द्वारा लिखी गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे भारत का महाकाव्य माना जाता है ना।
रेहला की बात करें दोस्तों तो रेहला यह प्रसिद्ध मोरक्कन यात्री इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है जो मोहम्मद बिन तुगलक की समय भारत आया था, इसी ने लिखी थी रेहला नामक पुस्तक। ठीक है। हुमायूं नामा दोस्तों यह मुगल सम्राट हुमायूं की जीवनी है जिसे उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, हुमायूं नामा उनकी बहन गुलबदन ने लिखा था, है ना। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, विश्व की लगभग 10% ज्ञात जैव विविधता किस नदी के बेसिन में पाई जाती है? तो दोस्तों अमेजन नदी के बेसिन में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा, विश्व की लगभग 10% ज्ञात जैव विविधता अमेजन नदी के बेसिन में पाई जाती है, वही बात की गई है। चलिए कोई बात नहीं। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चावल की वह कौन सी प्रसिद्ध किस्म है जिसे बाढ़ सहिष्णु बनाया गया, है ना, जो आकस्मिक बाढ़ में भी जीवित रह सकती है। तो ये दोस्तों कौन सी चावल है? तो दोस्तों ये आपका स्वर्णसब वन चावल है। क्या? स्वर्णसब वन चावल, स्वर्णसब वन चावल, है ना। ये आपका यही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीधे सीधे आपका यह किस्म बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबने के बाद भी दोस्तों 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकती है, यानी कि मान लीजिए 12 से 15 या 17 18 दिन रह सकती है। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वैज्ञानिकों द्वारा पारंपरिक स्वर्ण किस्म सब वन नामक जीन डालकर विकसित किया गया था। तो ये जीन डालकर विकसित, ये आपको बातें ध्यान रखना। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वैज्ञानिक रूप से कार्बन बजट की अवधारणा, है ना, वैज्ञानिक रूप से कार्बन बजट की अवधारणा और वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा पेश किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का टर्मिनल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो दोस्तों ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का टर्मिनल राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी, भागीरथी नदी, हुगली नदी प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है। जो प्रयागराज से हल्दिया तक कुल 1620 किलोमीटर तक विस्तृत यानी कि फैला हुआ है। ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारत सहित वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य, ये दोस्तों लक्ष्य है ना, ये लक्ष्य है। ठीक है। लक्ष्य की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों पहले हम लोग इसे थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। तो ये 2015 में अपनाया गया था, लेकिन इनकी कार्यान्वयन एवं अवधि 1 जनवरी 2016 से शुरू हुई थी, है ना। तो आप पे डिपेंड करता है, आपको मतलब आप पेपर देकर आए हैं तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, है ना। तो सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था, अगर जो पूछा गया होता तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2015 हो जाएगा। और ये दोस्तों क्या, लेकिन इनकी कार्यान्वयन अवधि और 1 जनवरी 2016 से शुरू हुई थी। तो इसकी शुरुआत अगर जो पूछेगा तो दोस्तों 1 जनवरी 2016 से हुई थी, है ना। ये इन दोनों में राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों ने क्या टिक करके आया बताइएगा, कमेंट करके बताइए। ठीक है। 1193 से 1194 ईस्वी में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण शुरू किया गया था, है ना। तो दोस्तों ये आपका कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया था, ये दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। भारत में निर्मित पहली मस्जिद मानी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना। और यह कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी काल में किया गया था। ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1192 से 1193 ईस्वी की दिन सबसे पहले किया गया था। ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था,
केंद्रीय बजट 2025 से 26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 74% से बढ़कर कितना कर दिया गया है, बढ़ाकर कितना कर दिया गया था। और ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका कितना कर दिया गया था, ये 100% कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A का मुख्य प्रावधान क्या है दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया था 2 रिपीटेड क्वेश्चन मिला है, ठीक है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइएगा। सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1948 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था। तो ये दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। आज़ादी की बात आज़ादी के बाद है दोस्तों ये, हाँ, भारत के पहले राष्ट्रीय खेल है ना, जो भारत के पहले राष्ट्रीय खेल पहले भारतीय ओलंपिक के नाम से जाना जाता था, है ना। वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किए गए थे, है ना। इन खेलों की शुरुआत 1924 में लाहौर अविभाजित भारत में हुई थी, लेकिन 1940 में मुंबई का नवा संस्करण से इनका नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना, 1940 में मुंबई का नवा संस्करण, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुए रंपा विद्रोह 1922 से 24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत आपको बताना है, ध्यान रखना है, गलत आपको बताना है। तो दोस्तों यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी के गोदावरी जिले में हुआ था, ये सही है ना। यह 1882 की मद्रास व अधिनियम के विरोध में था, ये भी सही है। यह विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में केंद्रित था, तो ये गलत है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तुर्की में स्थित गोबेकली टेपे के प्रसिद्ध टी आकार के स्तंभ किस ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। तो ये आपके नवपाषाण काल से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसे वल्लूरी के नाम से भी जाना जाता है। 1922 से 24 के बीच में यह युद्ध हुआ था। यह विद्रोह दमनकारी ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। विशेष अधिनियम 1882 की कार्यान्वयन के खिलाफ, जिसने आदिवासी समुदाय की उनकी परंपरा वन को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, ये दोस्तों आपका इसका विश्लेषण है, ठीक है। ये आपका अल्लूरी सीतारामन का, ठीक है, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो गया है क्वेश्चन का टाइपिंग, ठीक है। तो इसका विश्लेषण है दोस्तों ये आपका, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था, ये आपका कथन, ठीक है। तो ये कथन आपको बताना था, तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थे आपके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट, जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है, आपके आगामी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग थोड़ा युद्ध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि युद्ध से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं युद्ध के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में, ठीक है। 1556 में दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अब्दालियों के बीच, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, बंगाल में अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत हुई थी इस युद्ध में, ठीक है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो इल्तुतमिश करके आना है, ठीक है। औपचारिक पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। 1556 में दोस्तों अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था, जो कि ये अकबर मुगल सम्राट था।
1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? अकबर के द्वारा की गई थी। 1498 में दोस्तों वास्को डी गामा भारत आया था, है ना, समुद्री मार्ग की खोज की थी, केरल के कालीकट में प्रवेश किया था, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और ये ढाका में हुआ था, ठीक है। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था, ये सांप्रदायिक सुधार था, सांप्रदायिक नियोजन का आरंभ था, ठीक है। और ये सभी को पता होगा 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1939 से 45 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध दोस्तों मैंने देख लिया है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ब्रिटिश सत्ता की नींव मजबूत हुई थी इस युद्ध में। 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था। और आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 4 युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये आपका 1776 से 1799 तक चला था, है ना, और ब्रिटिश और मैसूरों के बीच हुआ था। तो ये सभी दोस्तों युद्ध आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सभी आप लोग देख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये ताशकंद वाला दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था और 1965 के युद्ध के बाद शांति प्रयास की गई थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।